प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बड़े प्रश्नों को बताएंगे। आपको पहले प्रश्न लिखना है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, इस प्रकार से प्रश्न आप लोग कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद उत्तर यहाँ से लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे उत्तर में वैदिक शिक्षा प्रणाली। उसमें आप लिखेंगे उत्तर, वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे, बल्कि गुरुओं के आश्रम में अस्थायी रूप से रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र माता पिता एवं परिवार से अलग होकर गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इसी को गुरुकुल पद्धति कहा जाता है। यानी परिवार से कोई मतलब नहीं रहता था। जब उनका प्रवेश हो जाता था तो वह गुरु के शरण में रहता था, और यह प्रवेश उपनयन संस्कार के द्वारा 8 वर्ष की उम्र में होता था। छात्र गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आश्रमों के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को अंतेवासी क्या कहा जाता था? अंतेवासी नाम से जाना जाता था। देखते हैं कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसमें देखते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। इस तरह से इसकी हेडिंग डालिएगा और पहला पॉइंट लिखिएगा, शैक्षिक स्वायत्तता। यानी कि वैदिक काल शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थी। किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई शासन नहीं था, किसी की कोई मनमानी नहीं थी। वह पूरी तरह से व्यवस्था जो थी शिक्षा की, वह बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। राज्य सत्ता का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, यानी सरकार इस पर कोई अड़चन नहीं लगाती थी। राजा महाराजा गुरुकुलों की हर प्रकार से सहायता करते थे। जो राजा होते थे वो यथासंभव गुरुकुल की सहायता करते थे। कोई ज़रूरत होती थी तो सामान भेजते थे, परंतु उनके नियम कानून इन संस्थाओं पर लागू नहीं थे। यानी राजा कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। कोई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर कोई अपना नियम नहीं बना सकता था। यथासंभव जो भी होता था वह मदद करता था। गुरुकुल में प्रमुख आचार्य के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जाता था। शिक्षक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणों के अधीन थी। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा। गुरुकुलों में सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। प्रवेश के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती थी। उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था। भोजन आदि की व्यवस्था के लिए समीपी ग्रामों से सहयोग लिया जाता था तथा विद्यार्थी अनिवार्य रूप से भिक्षा के माध्यम से अपने वस्तुओं का संग्रह करते थे। समाज का धनिक वर्ग, जो धनी वर्ग का व्यक्ति था, तथा शासकों द्वारा भी शैक्षिक अनुदान प्राप्त होता था, अनुदान मिलता था। अगला आप हेडिंग डालिएगा, विद्यार्थी की दिनचर्या।
आप लोगों को क्रम अपने हिसाब से लिखना है। इस नंबर पर नहीं जाना है कि ये चौथा पॉइंट है कि पांचवा पॉइंट है। अपने हिसाब से आप क्रम को लिखिएगा। अगला पॉइंट हम जो बता रहे हैं वह है विद्यार्थी की दिनचर्या। विद्यार्थी की दिनचर्या कैसे शुरू होती थी? विद्यार्थियों की दिनचर्या नियमित तथा अनुशासित थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दिनचर्या का निर्धारण इस प्रकार किया गया था। पहला नंबर, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होना। दूसरा, गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियां एकत्र करना। तीसरा पॉइंट, आश्रम की सफाई करना एवं गायों को दूहना। चौथा पॉइंट, अध्ययन करना। पांचवा पॉइंट, दोपहर में समीपस्थ बस्ती में भिक्षा मांगने जाना। छठवां पॉइंट है भोजन एवं विश्राम करना। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है फिर अध्ययन करना। आठवां पॉइंट, संध्या के समय पुनः गाय धोना, व्यायाम एवं भिक्षाटन तत्पश्चात उसके बाद भोजन करना। नौवां पॉइंट है जमीन में पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जनेऊ धारण करना एवं विलासिता से दूर रहना। इस प्रकार की से विद्यार्थियों की वैदिक कालीन व्यवस्था में, गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों की दिनचर्या इतने पॉइंटों में निर्धारित थी। ये काम उनको करना रहता था। अगला हेडिंग जो होगा आप डालेंगे भिक्षावृत्ति या भिक्षाटन। प्रत्येक छात्र को अपने तथा गुरु के जीवन निर्वाहन के लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़ती थी। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को भिक्षा मांगनी पड़ती थी, जिसे उस समय बुरा नहीं माना जाता था। हर गृहस्थ छात्र को भिक्षा अवश्य देता था। हर गृहस्थ छात्र को भिक्षा अवश्य देता था। भिक्षा का आशय केवल वस्तु या धन संग्रह नहीं था, बल्कि जीवन में विनय एवं विनम्रता की भावना भी छात्रों में विकसित होती थी। इसके साथ ही समाज से संपर्क भी होता था, लोगों का परिचय होता था, एक दूसरे के बारे में लोग जानते थे। भिक्षावृत्ति या भिक्षाटन की परंपरा इसीलिए उस समय गुरुकुल प्रणाली में प्रारंभ की गई थी। अगला है हेडिंग आप डालेंगे व्यवहारिकता की शिक्षा। अगला हेडिंग है व्यवहारिकता की शिक्षा। विभिन्न विषयों की सैद्धांतिक शिक्षा के साथ छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कृषि और पशुपालन तो प्रत्येक गुरुओं में सिखाया जाता था। इसके साथ ही अन्य कार्यों की भी व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी उस समय। अगला पॉइंट लिखेंगे शिक्षा की अवधि। गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश लेता था तथा सामान्यतः 24 वर्ष तक की अवस्था तक रहकर विद्या आरंभ करता था। 8 वर्ष से शुरू होता था और 24 वर्ष की उम्र होने तक वह शिक्षा ग्रहण करता था। अगला पॉइंट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रमुख था। वहाँ ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक आख्यान एवं वीर गाथाएं भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थी। पाठ्यक्रम में पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या, अपराविद्या अर्थात भौतिक विद्या का अध्ययन अनिवार्य था। पराविद्या और अपराविद्या के बारे में उसके सब्जेक्टों में पहले भी हमने बताया है छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में। आगे हम देखते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार अथवा मैत्री संबंध संस्कार भी कहते थे। इस पॉइंट को लिखेंगे जनेऊ संस्कार को
इसमें उपनयन एक धार्मिक संस्कार था जिसमें बालक को भौतिक शरीर के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता था। उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष पर ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता था। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष पर होता था और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन के बाद ही बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था। अगला पॉइंट है नारी शिक्षा। बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था सामान्यतः घर पर ही होती थी, किंतु कहीं कहीं उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिसमें बालिकाएं गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थी और वे गुरु पत्नियों के सानिध्य में रहती थी। इतिहास में अपाला, घोषा, लेपामुद्रा, विश्ववारा तथा सरस्वती आदि स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाएं रची। बालिकाओं को धर्म, साहित्य, गायन, नृत्य, काव्य रचना तथा वाद विवाद की शिक्षा दी जाती है। अगला हेडिंग डाल लेंगे आपकी वैदिक कालीन शिक्षा में परीक्षाएं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में वर्तमान की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। पुराना पाठ याद हो जाने पर ही नया पाठ पढ़ाया जाता था। प्रत्येक पाठ के अंत में विद्यार्थी की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। शिक्षा की समाप्ति तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, परंतु विद्यार्थी को विद्वानों की सभा में उपस्थित होकर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता था। अध्ययन की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या उपाधि देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला होता था जो समापवर्तन संस्कार। अगली हेडिंग है यानी विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर, यानी जब उसकी शिक्षा प्राप्त हो जाती थी उस समय पर गुरुकुल में ही समावर्तन संस्कार होता था, जिसे आज के विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह के समान माना जा सकता है। जैसे बाद में डिग्री सेक्शनों में दीक्षांत समारोह होता है, उसी प्रकार इसको माना जा सकता है। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। क्या कहलाता था? स्नातक। समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से विदा होता था और अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। अगला हेडिंग है गुरु शिष्य संबंध। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के मध्य बहुत ही पवित्र व मधुर संबंध होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। शिक्षक विद्यार्थियों से पिता के समान व्यवहार करते थे तथा अपने शिष्य को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठता था तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। गुरु के महत्व के संबंध में संस्कृत का यह श्लोक बहुत ही श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लास्ट हेडिंग हम देखते हैं दंड एवं अनुशासन की व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा में क्या थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अनुशासनहीनता का कोई समस्या नहीं था। छात्रों में स्वानुशासन की भावना विकसित करने के लिए गुरु अपने उच्च चरित्र और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दंड का आधार मनोवैज्ञानिक था। मानसिक रूप से उनको दंड दिया जाता था। शारीरिक दंड प्रायः वर्जित था। वैदिक कालीन शिक्षा में शारीरिक दंड वर्जित था। उचित रूप से समझना, निर्देश देना, उपवास करना अथवा अपनी उपस्थिति से दूर रहने का दंड गुरु बालक को देता है। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में हमने बताया। इसे आप नोट करिएगा और परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में इससे जरूर पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन एक, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम फिर बाद में देंगे।